हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक नया वैकेंसी का अपडेट लेके आया हूँ जो कि निकला है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से। तो चलिए देख लेते हैं कौन से पोस्ट के लिए ये नया नोटिफिकेशंस निकाला गया है। और साथ साथ ये भी देख लेंगे कि हर एक पोस्ट के लिए आपका जो एसेंशियल क्वालिफिकेशंस क्या होना चाहिए, एज लिमिट क्या होना चाहिए, कब तक आप ये एप्लीकेशंस भर सकते हैं और एप्लीकेशंस फी भी कितना चार्ज कर रहे हैं इस रिक्रूटमेंट में। तो सब कुछ कवर कर लेंगे इस वीडियो पे, तो अंत तक बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से दो पोस्ट के लिए यहाँ पर रिक्रूटमेंट निकाला गया है, जो कि है आपका मल्टीटास्किंग स्टाफ नॉन टेक्निकल और है आपका सीबीआईसी सीबीएन डिपार्टमेंट का हवलदार पोस्ट के लिए। तो सिर्फ दो ही पोस्ट के लिए यहाँ पर रिक्रूटमेंट दिया गया है। तो चलिए आगे देख लेते हैं। आगे यहाँ पर कुछ डेट्स दिया गया है इंपॉर्टेंस, तो एक एक करके हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट में दिया गया है कि डेट्स फॉर सबमिशंस ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशंस, मतलब आप जो एप्लीकेशंस करेंगे ये आप ऑनलाइन ही कर सकते हैं। और इसका जो डेट दिया गया है, मतलब कब से आप कब तक एप्लीकेशंस कर सकते हैं उसके बारे में बताया गया है। तो आपका जो स्टार्टिंग डेट रखा गया है वो है 30 जून 2023 और जो लास्ट डेट रखा गया है वो है आपका 21 जुलाई 2023। मतलब सिर्फ आपके पास 21 डेज़ का ही टाइम है एप्लीकेशंस करने का। तो चलिए आगे देख लेते हैं। आगे यहाँ पर लास्ट डेट एंड टाइम फॉर रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशंस, मतलब आप जो एप्लीकेशंस करेंगे उसका जो लास्ट डेट रखा गया है वो है 21 जुलाई 2023 रात के 11 बजे तक। ठीक है, तो इस डेट को आप ध्यान में रखिएगा क्योंकि इस डेट के बाद आप अपना एप्लीकेशंस नहीं कर सकते हैं। तो जो अप्लाई करना चाहते हैं, इंटरेस्टेड है, तो इस डेट से पहले आप अपना एप्लीकेशन सबमिट कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आगे देख लेते हैं। आगे यहाँ पर आपका लास्ट डेट एंड टाइम फॉर मेकिंग ऑनलाइन फ़ी पेमेंट। तो जो कैंडिडेट्स अप्लाई किए हैं उनको फ़ी भी पेमेंट करना पड़ता है, जो आपका एग्ज़ाम फ़ी होता है, जो जिनको फ़ी लगता है, जैसे कि एससी एसटी ओबीसी कैंडिडेट को, सॉरी ओबीसी नहीं, एससी एसटी कैंडिडेट्स को जो फीस नहीं लगता है उन सब कैंडिडेट को छोड़ के। ठीक है, तो वो जो डेट रखा गया है वो है 22 जुलाई 2023 रात के 11 बजे तक, जो कैंडिडेट ऑनलाइन फ़ी पेमेंट करना चाहते हैं। और जो ऑफलाइन पेमेंट करना चाहते हैं उनके लिए अलग से डेट दिया गया है, जैसे कि लास्ट डेट एंड टाइम फॉर जनरेशन ऑफ ऑफलाइन चालान, मतलब जो कैंडिडेट्स ऑनलाइन फ़ी पेमेंट नहीं करेंगे उन सब कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर ऑफलाइन का भी ऑप्शंस दिया गया है, जो कि चालान के द्वारा होगा, जो बैंक में आपको पेमेंट करना पड़ता है। ठीक है, तो उसका जो डेट दिया गया है वो है 23 जुलाई 2023 रात के 11 बजे तक। मतलब इस डेट तक अपना जो चालान है वो प्रिंट कर सकते हैं। तो चलिए आगे देख लेते हैं। आगे यहाँ पर बताया जा रहा है कि लास्ट डेट फॉर पेमेंट थ्रू चालान ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स ऑफ बैंक, मतलब जो आपने प्रिंट किया है चालान, जो प्रिंट किए है आप, मतलब वेबसाइट से एप्लीकेशंस करने के बाद, उसके बाद आपको बैंक जाना है। बैंक में जाके आपका जो फ़ी पेमेंट करना पड़ता है वो आपको करना पड़ेगा नेक्स्ट डे को ही, मतलब नेक्स्ट डे तक ही आप पेमेंट कर सकते हैं, मतलब 24 जुलाई 2023, जो कि आपका बैंकिंग आवर्स, मतलब शाम के 4 बजे तक, जब तक आपका बैंक खुला रहता है। तो चलिए आगे देख लेते हैं। आगे यहाँ पर बताया जा रहा है कि डेट्स ऑफ विंडो फॉर एप्लीकेशंस फ्रॉम करेक्शंस एंड ऑनलाइन पेमेंट ऑफ करेक्शन चार्जेस, मतलब यहाँ पर जो कैंडिडेट्स अगर गलत भर देते हैं एप्लीकेशंस करते टाइम, तो उन सब कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर करेक्शंस का भी ऑप्शंस दिया गया है, जो कि आपका 26 जुलाई 2023 से लेके 28 जुलाई 2023 रात के 11 बजे तक। मतलब अगर आपसे बाय चांस गलत हो जाता है एप्लीकेशंस करते टाइम, तो आप अपना एप्लीकेशंस जो है वो करेक्शन कर सकते हैं। उसके लिए आपको 3 दिन का टाइम दिया जा रहा है, जो कि 26 तारीख से लेके 28 तारीख तक। ठीक है, और इसके लिए आपको एक्स्ट्रा पेमेंट भी करना पड़ेगा, क्योंकि जो आपका करेक्शन का जो ऑप्शन दिया जाता है इसमें आपको पेमेंट चार्जेस लगता है। ठीक है, जो बाद में मैं डिस्कशन कर लूँगा उसके बारे में। तो चलिए आगे देख लेते हैं। आगे यहाँ पर शेड्यूल ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशंस, मतलब यहाँ पर आपका जो एग्ज़ाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा, उसके लिए यहाँ पर एक डेट तो नहीं मेंशन किया गया है, यहाँ पर एक मंथ का मेंशन कर दिया गया है, मतलब इसी मंथ में आपका जो एग्ज़ाम होगा वो हो सकता है। अप्रोक्स एक मतलब मंथ दिया रहता है, जो कि आपका सितंबर 2023, मतलब इस मंथ पे आपका एग्ज़ाम हो सकता है। ठीक है,
तो ये मंथ आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि इसके पहले आप अपना जो मतलब एडमिट कार्ड है वो आ जाएगा आपके पास। अगर नहीं आता है फिर आपको टाइम टू टाइम आपको जो वेबसाइट है एसएससी का, उस वेबसाइट में आपको विज़िट करना पड़ सकता है, ठीक है, ताकि आपसे कोई कुछ मतलब मिस ना हो जाए, ठीक है। तो चलिए आगे देख लेते हैं। आगे यहाँ पर स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कर रहा है, इसमें मल्टीटास्किंग जो पोस्ट है नॉन टेक्निकल, ये आपका लेवल 1 का पोस्ट है, मतलब 7 CPC के अनुसार, और ये ग्रुप सी में आता है, नॉन गैजेटेड नॉन मिनिस्ट्रियल। और आपका जो मतलब मल्टीटास्किंग जो पोस्ट है, ये आपका वेरियस डिपार्टमेंट में आपको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, मतलब वेरियस डिपार्टमेंट से ही आपका डिमांड आता है कि स्टाफ सिलेक्शन मतलब जो आपका कमीशंस है इसको एग्ज़ाम करवाने के लिए, ठीक है। तो आपका जो सिलेक्शन हो जाएगा उसके बाद आपको किसी भी एक डिपार्टमेंट में आपको भेज सकते हैं। और आपका जो हवलदार जो पोस्ट है वो सिर्फ आपका CBIC और CBN जो डिपार्टमेंट है, इन्हीं 2 डिपार्टमेंट में आपको भेजेंगे। मतलब जो आपका हवलदार जो पोस्ट है वो भी आपका लेवल 1 का ही पोस्ट है 7 CPC के अनुसार, और वो भी ग्रुप सी में ही आता है, नॉन गैजेटेड नॉन मिनिस्ट्रियल, ठीक है। तो चलिए आगे देख लेते हैं। आगे यहाँ पर जो टोटल वैकेंसी आपका जो मतलब वैकेंसी के बारे में बताया गया है, तो यहाँ पर MTS जो पोस्ट है इसके लिए आपका 1198 अप्रोक्स वैकेंसी दिया गया है, और आपका जो हवलदार जो पोस्ट है उसमें आपका 360 पोस्ट है, मतलब वैकेंसी है, ठीक है। तो टोटल मिला के आपका 1558 वैकेंसी है। तो लगभग थोड़ा ज़्यादा ही वैकेंसी है, मतलब कम नहीं है, थोड़ा ज़्यादा ही वैकेंसी है। तो थोड़ा सा आप अगर आपका जो प्रिपरेशंस है वो अगर अच्छे से करके रखते हैं तो आपको इसमें से एक वैकेंसी आपके लिए कंफर्म है, ठीक है। तो अच्छे से तैयारी कीजिएगा। तो चलिए आगे देख लेते हैं। आगे यहाँ पर रिजर्वेशंस के बारे में बताया गया है। तो जो आपका SC ST और OBC कैंडिडेट्स रहते हैं, EWS कैंडिडेट्स रहते हैं, एक्स सर्विसमैन जो कैंडिडेट्स रहते हैं, और आपका जो PWBD जो कैंडिडेट्स रहते हैं, इन सब के लिए आपका रिजर्वेशंस जो गवर्नमेंट का जो ऑर्डर्स निकलते हैं उस हिसाब से आपको दिया जाएगा, ठीक है। तो चलिए आगे देख लेते हैं। आगे यहाँ पर जो आपका परमिसिबल जो डिसेबिलिटीज़ है, जैसे आपका जो MTS जो पोस्ट है नॉन टेक्निकल, इन पोस्ट के लिए जो जो परमिसेबल है, मतलब जो फिजिकली हैंडीकैप्ड रहते हैं उनके लिए जो परमिसेबल है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। क्योंकि कुछ कुछ जो पोस्ट जैसे कि आपका हवलदार पोस्ट हो गया, उन पोस्ट में आपका सब जो मतलब डिसेबिलिटीज़ है वो अप्लाई नहीं कर सकते कुछ कुछ, मगर जो MTS पोस्ट है उसमें आप कर सकते हैं। तो ये आप ध्यान से देखिएगा, जिसमें अगर आपका नहीं है, मतलब जैसे हवलदार में नहीं है, अगर MTS में है तो आप MTS में अप्लाई कीजिए, ठीक है, वो देख के ही आप अप्लाई कीजिए। तो चलिए आगे देख लेते हैं। आगे यहाँ पर आपका जो एब्रीविएशंस दिया गया है, जो आपका शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पर लिखा रहता है फंक्शनल रिक्वायरमेंट में, जैसे कि AS ST WBN करके लिखा हुआ है, इसका एब्रीविएशंस नीचे दिया गया है, ये आप देख लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पर जो जो कैंडिडेट्स अप्लाई करना चाहते हैं उनका जो मतलब सिटीजनशिप है वो इंडियन होना चाहिए, या तो फिर नेपाली होना चाहिए, या फिर भूटानीज होना चाहिए, मतलब इंडिया या तो फिर नेपाल या फिर भूटान से आपको बिलोंग होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो जो कैंडिडेट्स माइग्रेट होके रखे हैं, मतलब यहाँ पर कुछ क्राइटेरिया दिया गया है वो आप देख लीजिएगा, उन सब कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर फैसिलिटी दिया गया है। तो चलिए आगे देख लेते हैं। आगे यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है आपका एज लिमिट, जो कि आपका कट ऑफ जो डेट रखा गया, सॉरी कट ऑफ नहीं, जो आपका कट ऑफ डेट के हिसाब से आपका दिया गया है, जैसे कि आपका 1 अगस्त 2023, मतलब इस डेट के हिसाब से आपका जो एज है वो काउंट किया जाएगा, ठीक है। मतलब आप जब आपका एज काउंट करेंगे तो इस डेट के हिसाब से आप काउंट कर लीजिएगा, ठीक है। मतलब इस डेट के हिसाब से आपका एज 25 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, या तो फिर 27 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इस हिसाब से। तो यहाँ पर 2 एज लिमिट दिया गया है, जैसे कि आपका 18 से लेके 25 ईयर्स, जो कि आपका MTS पोस्ट के लिए और हवलदार पोस्ट के लिए दोनों के लिए है, बट वो है आपका CBN जो डिपार्टमेंट है, इन डिपार्टमेंट के लिए जो हवलदार का, और MTS के लिए हर एक डिपार्टमेंट के लिए आपका मैक्सिमम जो एज है वो 25 है, और हवलदार पोस्ट के लिए सिर्फ CBN डिपार्टमेंट में आपका 25 तक है। और यहाँ पर दूसरा जो आपका एज लिमिट दिया गया है 18 से लेकर 27 तक, ये आपका CBIC जो डिपार्टमेंट है,
डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू का, यहाँ पर आपका 18 से लेके 27 ईयर्स तक आप अप्लाई कर सकते हैं। और कुछ फ्यू पोस्ट है जो एमटीएस के लिए, उनके लिए भी आपका 18 से लेके 27 ईयर्स तक आप अप्लाई कर सकते हैं। मगर आप मान के चलिए मैक्सिमम जो पोस्ट है उन पोस्ट के लिए, मतलब एमटीएस का जो मैक्सिमम पोस्ट है उनके लिए आपका 25 ईयर्स तक ही जो आपका एज लिमिट है वो मैक्सिमम है, ठीक है। तो चलिए आगे देख लेते हैं। ये सब हम जो बताया मैं सिर्फ अनरिजर्व कैंडिडेट्स के लिए है, और आपका जो रिजर्वेशंस जो कैंडिडेट्स है एससी एसटी ओबीसी इन सब के लिए जो छूट दिया जाता है तो देख लेते हैं। यहाँ पर जो एससी और एसटी कैंडिडेट्स है इनके लिए 5 ईयर्स, ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए 3 ईयर्स, पीडब्ल्यूबीडी जो अनरिजर्व कैंडिडेट्स है उनके लिए 10 ईयर्स, उसके बाद पीडब्ल्यूबीडी ओबीसी जो कैंडिडेट्स है इनके लिए 13 ईयर्स, उसके बाद पीडब्ल्यूबीडी एससी एसटी कैंडिडेट्स है इनके लिए 15 ईयर्स का यहाँ पर एज कंसेशन दिया जाता है, ठीक है। ये सिर्फ मैक्सिमम एज के ऊपर होता है, मिनिमम के लिए नहीं है। तो चलिए आगे देख लेते हैं। आगे यहाँ पर एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स के लिए भी यहाँ पर आपका कंसेशन दिया जाता है, वो जो एक्स सर्विसमैन है उनको अच्छे से मालूम रहेगा, ठीक है। तो चलिए आगे देख लेते हैं। आगे यहाँ पर जो डिफेंस पर्सनल डिसेबल्ड जो हुए ऑपरेशन के दौरान, जो लड़ाई के दौरान कोई इंजरी हो जाता है, डिसेबिलिटी हो जाता है, उनके लिए यहाँ पर 3 ईयर्स का आपका कंसेशन दिया गया है, ठीक है। उसके बाद आपका ऑपरेशंस के दौरान अगर फॉरेन कंट्री में अगर कुछ ये हो जाता है डिसेबिलिटीज़ एससी एसटी कैंडिडेट्स के लिए, उनके लिए आपका 8 ईयर्स का दिया जाता है छूट। ये सिर्फ आपका अनरिजर्व कैंडिडेट्स के लिए है। और उसके बाद आपका सेंट्रल गवर्नमेंट जो एम्प्लॉय है जो 3 साल का रेगुलर सर्विस कर रहे हैं, 3 साल के ऊपर जिनका हो चुका है, उनके लिए 40 ईयर्स का यहाँ पर छूट दिया जाता है, ठीक है। तो चलिए आगे देख लेते हैं। आगे यहाँ पर वही चीज़ आपका सेम, ये आपका हो जाता है अनरिजर्व कैंडिडेट्स के लिए, और ये हो गया आपका एससी एसटी कैंडिडेट्स के लिए। जो कैंडिडेट्स सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, 3 ईयर्स रेगुलर सर्विस कर रहे हैं, उनके लिए 45 ईयर्स तक का छूट है। उसके बाद आपका जो विडोज़, डाइवोर्स वोमेन जुडिशियली सेपरेट जो कैंडिडेट्स है, जिनका डाइवोर्स हो चुका है, जो आपका विधवा है, ठीक है, और जो कानूनी अगर सेपरेट रहता है, उन सब कैंडिडेट्स के लिए, वोमेन कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर 35 ईयर्स का छूट दिया जाता है। 35 ईयर्स तक वो अप्लाई कर सकते हैं। और वही सेम चीज़ आपका अगर एससी एसटी से होता है, उनके लिए 40 ईयर्स तक का यहाँ पर एज लिमिट दिया गया है। तो चलिए आगे देख लेते हैं। और यहाँ पर बताया जा रहा है कि डेट ऑफ बर्थ जो आप फिल करेंगे, जो ऑनलाइन एप्लीकेशंस करते हुए, जब जो आप डेट ऑफ बर्थ फिल करेंगे, वो आपका मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट पे जो आपका डेट ऑफ बर्थ है वही वाला आप फिल कीजिएगा, ठीक है। तो अगर नहीं गलत कर देते हैं तो आपका जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा, तो ये आप ध्यान से भरिएगा, ठीक है। तो चलिए आगे देख लेते हैं। जो इम्पोर्टेंट है मैं उसी का ही डिस्कशंस करूँगा, और बाकी आपको अगर पूरा पीडीएफ पढ़ना है तो डिस्क्रिप्शंस बॉक्स में पीडीएफ का लिंक दिया रहेगा, उससे आप पढ़ सकते हैं पूरा पीडीएफ, ठीक है। यहाँ पर आपका प्रोसेस ऑफ सर्टिफिकेशंस एंड फॉर्मेट ऑफ सर्टिफिकेट्स, यहाँ पर जो आपका जो फॉर्मेट है, जैसे कि मान लीजिए कोई एससी से बिलोंग करते हैं, या कोई ओबीसी से बिलोंग करते हैं, कोई एसटी से, ठीक है। तो उन सब कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर जो एसएससी है उनके तरफ से एक फॉर्मेट प्रोवाइड किया गया है। उसी फॉर्मेट में आपको वो सर्टिफिकेट बना के ले जाना है, तभी आपको जो एसएससी है वो आपको अलाउ करेंगे, ठीक है। तो जो कैंडिडेट्स एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस पीडब्ल्यूबीडी या फिर ईएसएम से बिलोंग करते हैं, उन सब कैंडिडेट्स के लिए जो अलग अलग फॉर्मेट है वो आप फिल करके ले जाइएगा, ठीक है, नहीं तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो चलिए आगे देख लेते हैं। आगे यहाँ पर बताया जा रहा है कि आपका प्रोविजंस दिया गया है जो कॉम्पिटेंसरी टाइम फॉर असिस्टेंस ऑफ स्क्राइब। तो यहाँ पर जो आपका पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स रहते हैं, उन कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर एक्स्ट्रा आपको टाइम भी दिया जाएगा, और आपको अगर
हेल्पर का भी ज़रूरत पड़ सकता है तो वो भी आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, उसके बारे में बताया गया है। तो ये आप देख लीजिएगा। और जो कैंडिडेट्स रहते हैं उनको 40% के ऊपर डिसेबिलिटी होना चाहिए, उसी को ही प्रोवाइड करते हैं मैक्सिमम। और आपका जो टाइम इन लोग प्रोवाइड करते हैं एग्ज़ाम के टाइम, वो आपका दिया जाता है, आगे मेंशंस कर दिया गया है इसके लिए 20 मिनट्स का। ठीक है, तो जो कैंडिडेट्स मतलब स्क्राइब लेंगे और जो PWBD कैंडिडेट्स है उनके लिए यहाँ पर 20 मिनट्स का आपको एक्स्ट्रा टाइम दिया जाता है पर आवर्स किसी भी एग्ज़ाम में। तो उस हिसाब से इस एग्ज़ाम में भी आपको अगर 1 घंटे का अगर एग्ज़ाम होता है तो आपको 20 मिनट्स का मतलब एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा, या तो अगर आपका 2 आवर्स का एग्ज़ाम होता है तो आपको 40 मिनट्स का एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो चलिए आगे देख लेते हैं। आगे यहाँ पर एसेंशियल एजुकेशंस जो क्वालिफिकेशंस है उसके बारे में बताया गया है। मतलब आपका जो एसेंशियल जो क्वालिफिकेशंस होना चाहिए इस रिक्रूटमेंट के लिए, तो उसके बारे में बताया है। और आपका जो क्वालिफिकेशंस है वो आपका 1 अगस्त 2023 से पहले मतलब हो जाना चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि आपका द कैंडिडेट्स मस्ट हैव पास्ड मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशंस और इक्विवेलेंट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड एज ऑन बिफोर द कट ऑफ डेट 1 अगस्त 2023। मतलब यहाँ पर आपका जो मैट्रिकुलेशंस एग्ज़ाम जो है और उसका जो रिज़ल्ट है वो आपका कट ऑफ जो डेट दिया गया है 1 अगस्त 2023, इस डेट से पहले आपका मतलब डिक्लेयर हो जाना चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए आगे देख लेते हैं। मतलब यहाँ पर आपका जो पोस्ट निकाला गया है, हवलदार हो गया और आपका जो MTS हो गया, इन पोस्ट के लिए आपका मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है वो आपका 10th पास है। ठीक है, तो चलिए आगे देख लेते हैं। आगे यहाँ पर हाउ टू अप्लाई, मतलब आप कैसे अप्लाई करेंगे उसके बारे में बताया गया है। तो आप जो कैंडिडेट्स अप्लाई करना चाहते हैं तो उन सब कैंडिडेट्स को यहाँ पर जो SSC का वेबसाइट है ssc.nic.in, इस वेबसाइट में जाके आप अपना एप्लीकेशंस कर सकते हैं। ठीक है, और फर्स्ट में आपको 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, उसके बाद आपको एप्लीकेशंस फॉर्म जो होता है वो आपका ओपन हो जाएगा, उसमें आपको भर के पूरा फिलअप करके देना पड़ता है। और जिसमें यहाँ पर कुछ कंडीशन दिया गया है, जैसे आपका जो एप्लीकेशंस फॉर्म है उसमें आपका जो फ़ोटो का साइज़ होता है वो आपका 20 KB से लेके आपका 50 KB तक होना चाहिए, कलर जो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होता है। ये हो गया आपका फ़ोटो का। और जिसका डायमेंशन होना चाहिए मतलब हाइट से और आपका विड्थ से लेके जो आपका होता है, जिसमें आपका विड्थ होना चाहिए 3.5 सेंटीमीटर और आपका हाइट होना चाहिए, मतलब फ़ोटो का जो हाइट होना चाहिए वो है 4.5 सेंटीमीटर। तो ये आप पहले से बना के रखिएगा। और आपका जो साइज़ है ये भी आप मेंटेन करके रखिएगा, तभी आपका जो फ़ोटो है वो एप्लीकेशंस फॉर्म में सबमिट होगा। ठीक है, मतलब 20 KB से लेके 50 KB तक का आपका साइज़ होना चाहिए फ़ोटो का, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो ये आपका अपलोड ही नहीं लेगा। ठीक है, तो चलिए आगे देख लेते हैं। आगे यहाँ पर बताया जा रहा है कि कैंडिडेट्स आर एडवाइस in their own interest to submit online applications much before the closing date and not to wait till the last date to avoid the possibility of disconnections or inability or the failure to log in to the SSC website on account of heavy load on the website during the closing date। मतलब यहाँ पर जो कैंडिडेट्स अप्लाई करना चाहते हैं खुद के इंटरेस्ट पे, तो उन सब कैंडिडेट्स को यहाँ पर एडवाइस दिया जा रहा है कि आपका जो एप्लीकेशंस जो आप करेंगे उस एप्लीकेशंस को लास्ट डेट जो रखा गया है उस डेट से कुछ दिन पहले ही अपना एप्लीकेशन जो है वो सबमिट कर दीजिएगा। क्योंकि अगर आप लास्ट डेट तक वेट करेंगे उस केस में क्या होता है, जो सर्वर होता है जो SSC का वेबसाइट है ये एक सर्वर से चलता है, तो ये बहुत बिजी हो जाता है। तो उस केस में आपका जो एप्लीकेशंस है वो आप सबमिट नहीं कर पाएंगे। तो इसमें क्या होगा, आपका जो एप्लीकेशंस है वो सबमिट नहीं होगा, तो आप अप्लाई नहीं कर सकते, तो फिर आप एग्ज़ाम कैसे देंगे। तो इस केस में आपको एडवाइस दिया जा रहा है। ठीक है, तो 4-5 दिन पहले ही आप अपना एप्लीकेशन सबमिट कर दीजिएगा। तो चलिए आगे देख लेते हैं। आगे यहाँ पर बताया जा रहा है कि बिफोर सबमिशंस ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशंस कैंडिडेट मस्ट चेक देयर थ्रू प्रीव्यू print options that they have filled correct details on each field
ऑफ द फॉर्म। तो यहाँ पर जो जो कैंडिडेट्स अप्लाई कर रहे हैं उन सब कैंडिडेट्स को ये मतलब एक एडवांस नोटिस दिया जा रहा है कि जो आप भरेंगे उसको एक बार करेक्शन कर लीजिए, प्रीव्यू कर लीजिए, उसके बाद आप जो प्रिंट है वो ऑप्शंस में जाइए, ठीक है। और आपका जो सबमिशंस है वो सबमिशंस बाद में कीजिए, क्योंकि अगर आपने गलत भर दिया होगा तो उस केस में क्या होगा, आपका मतलब एप्लीकेशंस गलत हो जाएगा। तो एक बार प्रीव्यू कर लीजिए जिसमें आप एक बार चेक कर सकते हैं, ठीक है। फिर आप अप्लाई मतलब सबमिट कीजिए। तो चलिए आगे देख लेते हैं। आगे यहाँ पर एप्लीकेशंस फ़ीस के बारे में बताया गया है। तो जो आपका एप्लीकेशंस फ़ीस रखा गया है वो है 100 रुपीज़ का, मतलब दोनों पोस्ट के लिए आपका 100 रुपीज़ का फ़ीस रखा गया है। और यहाँ पर वुमेन कैंडिडेट्स एंड कैंडिडेट्स बिलोंग टू शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और पर्सन विद डिसेबिलिटीज़, इन सब कैंडिडेट्स के लिए, और एक्स सर्विसमैन जो कैंडिडेट्स है इन सब कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर कोई फ़ी पेमेंट नहीं करना पड़ेगा। उन सब कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर फ़ी एग्जाम्प्टेड रखा गया है, मतलब सिर्फ जनरल और ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर आपको फ़ी पेमेंट करना पड़ेगा, और वो भी मेल कैंडिडेट्स, मतलब जनरल और ओबीसी मेल कैंडिडेट्स को यहाँ पर फ़ी पेमेंट करना पड़ेगा। तो चलिए आगे देख लेते हैं। आगे यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो आपका विंडो फॉर एप्लीकेशंस फॉर्म करेक्शंस जो आपका डेट दिया गया है, मतलब आप अगर मान लीजिए गलत भर दिए तो उस केस में आपका जो एप्लीकेशंस है वो आप करेक्शंस कर सकते हैं, उसके बारे में बताया गया है। तो उसका जो डेट दिया गया है वो है 26 जुलाई 2023 से लेके 28 जुलाई 2023 रात के 11 बजे तक, मतलब इन दोनों डेट के बीच में ही आप अपना एप्लीकेशन जो है वो करेक्शंस कर सकते हैं, मतलब 3 दिन का ही टाइम दिया गया है। तो चलिए आगे देख लेते हैं इसके बारे में क्या क्या बताया गया है। वही 3 डेज़ का पीरियड के बारे में बताया गया है, ठीक है। और चलिए आगे देख लेते हैं। आगे यहाँ पर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे कि आपने करेक्शन करने के लिए गए हैं, तो अगर मान लीजिए आपने फर्स्ट टाइम करेक्शन कर रहे हैं तो उस केस में आपको 200 रुपीज़ का फ़ी पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। और मतलब फर्स्ट पेमेंट की मतलब फर्स्ट आप करेक्शन किए उसके बाद एक रीसबमिशन होता है, उस केस में आपको 200 रुपीज़ का फ़ी पेमेंट करना पड़ेगा। अगर मान लीजिए आपने उस टाइम भी गलत कर दिए और फिर से आपने करेक्शंस मतलब करना स्टार्ट किए, मतलब दोबारा आपने करेक्शंस करने के लिए गए, तो उस केस में आपको 500 रुपीज़ का फ़ी पेमेंट करना पड़ेगा। मतलब फर्स्ट आपने करेक्शंस किए उसके लिए 200, और सेकेंड टाइम आपने करेक्शन करने के लिए जाएंगे तो उस केस में आपको 500 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। मतलब फर्स्ट टाइम में आपको 200, सेकेंड टाइम में आपको 500, टोटल मिला के आपको 700 का फ़ी पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। तो मेरा कहना ये है कि आप जब एप्लीकेशंस करेंगे उसी टाइम में आप चेक कर लीजिए, ताकि आपको जो ये पेनल्टी है ये आपको भरना ना पड़े, ठीक है। अगर बाई चांस गलत हो जाता है तो जो आपका फर्स्ट जो आपका करेक्शंस है उसी में ही आप करेक्शंस कर लीजिएगा, सेकेंड टाइम का आपको आने का मौका ही मत दीजिए, ठीक है, नहीं तो आपको 500 रुपये का पेनल्टी फिर से लग जाएगा। तो चलिए आगे देख लेते हैं। आगे यहाँ पर आपका जो करेक्शन चार्जेस वगैरह है वो आप ऑनलाइन थ्रू ही पेमेंट कर सकते हैं, इसमें आपका कोई मतलब ऑफलाइन का ऑप्शंस दिया नहीं गया है, तो यहाँ पर सिर्फ आप ऑनलाइन का ही पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे देख लेते हैं। आगे यहाँ पर आपका सेंटर ऑफ एग्जामिनेशंस के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पर आप जो सेंटर चॉइस करेंगे वो जोन के हिसाब से आपको मतलब रीजन के हिसाब से ही आपको चॉइस करना पड़ेगा। जैसे कि आपका सेंट्रल रीजन में आपका बिहार और यूपी का आता है, और बिहार और यूपी में आपका जो जो सेंटर है यहाँ पर साइड में दिया गया है, ठीक है। और यहाँ पर आपका जो जो रीजन का जो ऑफिस है, मतलब सेंट्रल रीजन का जो ऑफिस है उस ऑफिस का एड्रेस दिया गया है, मतलब जो आपका सेंट्रल रीजन है वो इस ऑफिस के अंडर आता है, और इस ऑफिस के अंडर ये आपका सेंटर दिया गया है। सेम केस में आपका ईस्टर्न रीजन में आपका जो मतलब स्टेट्स आता है वो है अंडमान निकोबार आइलैंड, उसके बाद झारखंड, उड़ीसा, सिक्किम और वेस्ट बंगाल। तो इस मतलब जो ईस्टर्न रीजन है, इस ईस्टर्न रीजन में आपका जो ऑफिस है, हेड ऑफिस है, वो है आपका कोलकाता में। और ईस्टर्न रीजन का जो आपका मतलब सेंटर है यहाँ पर आपका लेफ्ट साइड में दिया गया है। उसी के मतलब सेम चीज़ आपका बाकी रीजन का भी सेम है, तो ये आप देख के भरिएगा, जो मतलब जिस रीजन में आपका इजी होगा उसी रीजन में आप भरिएगा, ठीक है। तो चलिए आगे देख लेते हैं।
आगे यहाँ पर आपका जो एग्ज़ाम है कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम है। इस एग्ज़ाम में आपका 2 सीज़न रखा गया है, जिसमें आपका फर्स्ट सीज़न में आपका न्यूमेरिकल एंड मैथमेटिकल एबिलिटी और उसके बाद रीजनिंग एबिलिटी और प्रॉब्लम सॉल्विंग का बारे में सब्जेक्ट दिया गया है, और जिसमें आपका 2020 का ही मतलब क्वेश्चंस रहेगा 2020 करके, और आपका जो मार्क्स दिया गया है वो है 60 और 60, मतलब वन क्वेश्चंस के मतलब एक क्वेश्चंस के पीछे 3 मार्क्स। और आपका जो नेगेटिव होगा वो आपको 1/3 होगा, मतलब अगर एक क्वेश्चंस गलत करेंगे तो आपका एक नंबर नेगेटिव हो जाएगा, और अगर आप सही करते हैं तो एक नंबर के लिए आपको 3 मार्क्स मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो टोटल मार्क्स रखा गया है वो 20-20-40 और 25-25-50, मतलब 90 मार्क्स का रखा गया है एग्ज़ाम। ठीक है, सॉरी 90 क्वेश्चंस का एग्ज़ाम रखा गया है, और उसका मतलब 3 गुना आपका जो मार्क्स है वो रखा गया है। और सेम सीजन 2 का जो आपका सब्जेक्ट है वो है जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश लैंग्वेज एंड कम्प्रीहेंशन। ठीक है, तो दोनों आपका जो सीज़न है, दोनों सीज़न में आपका 45 मिनट्स करके टाइम दिया गया है, और जो आपका डिसेबल कैंडिडेट्स है उनके लिए 60 मिनट का आपका टाइम दिया गया है दोनों पार्ट में ही। ठीक है, तो चलिए आगे देख लेते हैं। आगे यहाँ पर बताया जा रहा है कि अगर आपने सीज़न 1 का मतलब स्टार्ट किया एग्ज़ाम देने के लिए, तो पहले तो सीज़न 1 का ही स्टार्ट होगा, तो उस केस में जैसे ही आपका टाइम 45 मिनट्स हो जाएगा, ऑटोमेटिकली सीज़न 1 क्लोज हो जाएगा और आपका सीज़न 2 ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा। उसके बारे में बताया गया है। ठीक है, तो चलिए आगे देख लेते हैं। आगे यहाँ पर आपका जो सब्जेक्ट है उसका पूरा डिटेल्स सिलेबस दिया गया है, ये आप देख लीजिएगा पीडीएफ से। और यहाँ पर जो आपका 2 हवलदार का जो पोस्ट है सीबीआईसी और सीबीएन डिपार्टमेंट का, इन दोनों डिपार्टमेंट में आपको फिज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट का भी आपका प्रावधान रखा गया है, और बाकी जितने भी एमटीएस पोस्ट है उसमें सिर्फ एक ही एग्ज़ाम रखा गया है, सीबीटी एग्ज़ाम। और जो आपका हवलदार पोस्ट है इसमें सीबीटी एग्ज़ाम के बाद आपको पीईटी एग्ज़ाम भी देना पड़ेगा, और पीईटी एग्ज़ाम में आपका रखा गया है वॉकिंग का, जिसमें आपका मेल कैंडिडेट्स को आपको 1600 मीटर्स जाना पड़ेगा आपको 15 मिनट्स में, और फीमेल कैंडिडेट्स को जाना पड़ेगा 1 किलोमीटर जाना पड़ेगा 20 मिनट्स में। ठीक है, ये आपका फिजिकल रखा गया है। और आपका जो हाइट रखा गया है मेल कैंडिडेट्स के लिए आपका 157 सेंटीमीटर, और आपका जो गोरखास वगैरह रहते हैं और जो आपका ट्राइब शेड्यूल ट्राइब, इन सब के लिए आपका 5 सेंटीमीटर का यहाँ पर कंसेशन दिया गया है। और चेस्ट के केस में आपका 81 सेंटीमीटर, और आप जब एक्सपैंड करेंगे उसको 5 सेंटीमीटर एग्ज़ाम एक्सपेंशन आपको करना पड़ेगा। ठीक है, और फीमेल के लिए आपका जो हाइट हो जाता है वो 152, और आपका जो रिलैक्सेबल दिया गया है जो असमीज हो गया, उसके बाद गोरखास हो गया, उसके बाद शेड्यूल ट्राइब हो गया, उनके लिए 2.5 सेंटीमीटर का। और आपका जो वेट है उसमें 48 किलोग्राम्स और 2 किलो का आपका रिलैक्सेबल दिया गया है आपका असमीज, गोरखास और आपका जो शेड्यूल ट्राइब है, इन मतलब कैंडिडेट्स के लिए। ठीक है, तो चलिए आगे देख लेते हैं। आगे यहाँ पर आपका जो एग्ज़ाम होगा उस टाइम पे आपको एक वैलिड आईडी प्रूफ भी ले जाना पड़ेगा, तो उस आईडी प्रूफ का यहाँ पर लिस्ट दिया गया है, तो इसी मतलब लिस्ट के अनुसार आप कोई भी एक आईडी प्रूफ अगर ले जाते हैं एग्ज़ाम के टाइम, तो आपको मतलब एग्ज़ाम सेंटर में एंट्री दिया जाएगा। ठीक है, तो ये आप देख लीजिएगा, ये आपको एग्ज़ाम के टाइम ज़रूरत पड़ेगा। ठीक है, तो बाकी और उतना कुछ है नहीं, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बारे में बताया गया है यहाँ पर। ये तो आप एग्ज़ाम जब आप क्वालिफाई कर जाएंगे उसके बाद आपको ये सब ज़रूरत पड़ेगा। तो फ़िलहाल तो आप एग्ज़ाम के लिए जो एप्लीकेशंस है वो फिलअप कीजिए और अच्छे से मेहनत कीजिए, ताकि आप अपना जो रिटर्न एग्ज़ाम है वो आप क्वालिफाई कर जाएँ। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी और कुछ है नहीं इस नोटिफिकेशन में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय।